guys, welcome back to my channel. The topic is rural development. So let's we discuss कि rural development क्या है, उसके कौन कौन से sources होते हैं. Okay, so rural development essentially focus on the action for the development of rural area. तो simply हमारे पास two areas होते हैं. कौन कौन से एरियाज होते हैं? अर्बन एरिया एंड रूरल एरिया. तो रूरल एरिया जो विलेज एरिया होते हैं उनकी डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है रूरल डेवलपमेंट में. ओके, स्पेसिफिकली किसके लिए, पर्पस के लिए, सो दैट कि हमारा जो रूरल एरिया है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो रूरल एरिया है, उसको डेवलपमेंट की जा सके. क्योंकि जो हमारा जो कंट्री है वो ऑब्वियसली किस पे बेस होती है? एग्रीकल्चर पे. 70% ऑफ जो पॉपुलेशन है ना वो एग्रीकल्चर बेस. तो उसके लिए एग्रीकल्चर विलेज एरिया, रूरल एरिया जो डेवलप होगा तभी तो हमारी जीडीपी जो है इंक्रीज होगी, हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट होगी. ओके, तो गवर्नमेंट भी इसके लिए बहुत सारे जो स्कीम्स हैं वो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करिए सो दैट कि रूरल को डेवलप किया सके, रूरल एरिया को डेवलपमेंट की जा सके. क्लियर? ओके, अब हम बात करते हैं कौन कौन से सोर्सेज होते हैं. इसमें हमारे पास टू सोर्सेज होते हैं मेनली. एक थे नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज एंड थे सेकंड इज इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज. नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज कौन से होते हैं? जो ट्रेडिशनल हुआ करते थे पहले. ओके, उसके हम डिस्कस कर लेते हैं. तो फर्स्ट आता है जमींदार. जो हमारे जमींदार होते हैं, जो शाहूकार होते हैं, जो ट्रेडर एंड रिलेटिव्स. जब हमें इसमें क्या कहा गया सिंपली कि रूरल डेवलपमेंट क्या होगी? इसमें फार्मर होंगे, फार्मर काम करते हैं, उनको मशीनरी चाहिए, उनको बहुत सारे टूल्स वगैरह चाहिए, उसके लिए उसको पैसे की जरूरत पड़ती है. तो वो कहाँ से पैसे लेते हैं ये हम डिस्कस कर रहे हैं. ओके, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस कौन से होते हैं कि वो कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, वो वैसे ही उनसे पैसे बोरो कर रहे हैं. क्लियर? सॉरी. जमींदार होंगे, जमींदार से पैसे ले लेने, शाहूकार से ले लेने, ट्रेडर से ले लेने, रिलेटिव से ले लेने. क्लियर? तो इसके जो इससे पैसे लेने से कोई बहुत सारे फायदे और नुकसान भी तो होते हैं. ओके, तो फर्स्ट इसका क्या मेरिट्स होता है इनसे पैसे लेने? तो क्विकली हमें पैसे मिल जाते हैं, कोई हमें वेट नहीं करनी पड़ती ज़्यादा टाइम, कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी पड़ती, हमें कोलैटरल सिक्योरिटी में इसमें कोई चीज़ गिरवी नहीं रखनी पड़ती. क्लियर? रिलेटिव से पैसे लेंगे, कोई चीज़ गिरवी थोड़ी रखेंगे हम. नो इंटरेस्ट, रिलेटिव से पैसे लिए, हमने कोई उस पर ब्याज दिया, उसको नहीं दिया. ओके, उसका डीमेरिट्स भी है इसके. इसी के साथ साथ ह्यूज इंटरेस्ट, जैसे हमें शाहूकार से, कोई ट्रेडर से हमने लिया, बोरो किया, तो वो बहुत ज़्यादा परसेंटेज में जो है हमारा इंटरेस्ट लेता है. क्लियर? उस मनी पर बहुत सारा, उस अमाउंट जो मैंने बोरो की थी उससे दुगना इंटरेस्ट वो ले लेता है कई बार, हमें पता भी नहीं चलता. क्लियर? एज़ कम्पेयर टू जो गवर्नमेंट स्कीम है, गवर्नमेंट बैंक्स आई हुई हैं, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन है, वो बहुत ही कम रेट पर जो है मनी जो प्रोवाइड कर देते हैं फार्मर को. क्लियर? तो ह्यूज इंटरेस्ट एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर का एक्सप्लॉयट किया जाता है यहाँ पर. ओके, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे मैंने अभी बता दिया कि मान लीजिए जो शाहूकार है, ट्रेडर्स ने क्या किया, उनको क्या करते हैं, देखिए जो एग्रीकल्चर जो पर्सन होता है, फार्मर होता है, वो किस पर्पज़ के लिए जो मनी जो लेता है, बोरो करता है, वो ऑब्वियस सी बात है एग्रीकल्चर करने के लिए, फार्मिंग करने के लिए ही मनी बोरो करेगा. तो वो क्या करते हैं, ट्रेडर्स को कहते हैं कि जाओ तुम मेरे से मनी ले लो, बट मुझसे ब्याज भी मत देना, मुझे इंटरेस्ट भी मत देना. बट अगर तुम मुझे पैसे नहीं वापस कर पा रहे तो तुम क्या करो, अपनी जो भी तुम्हारी जो फसल हुई है ना, जो तुम्हारी जो प्रोडक्टिविटी हुई है उसको मुझे दे दो. तो ऐसे वो उसको एक्सप्लॉइट करते हैं फार्मर को. क्लियर? अब उसी के बाद हमारे पास इंस्टीट्यूशनल जो सोर्सेस है उस पर कौन कौन से आ जाते हैं. सबसे पहले है इसमें हमारे पास कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी. कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी क्या होता है? मेड बाय पर्सन फॉर प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू फार्मर एंड आल्सो अप्लाई करने. तो सिंपली कोऑपरेटिव क्रेडिट मीन्स लोन देना. क्रेडिट मीन्स लोन. तो सिंपली कुछ पर्सन जो पीपल आपस में मिलकर एक क्रेडिट सोसाइटी ओपन कर लेते हैं, जिसमें वो क्या करते हैं, जो फार्मर होते हैं जिनको पैसे चाहिए, जिनको लोड है बोरो की, उनको क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है. और एज वेल एज उनको क्या दिया जाता है, गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाती है कि कैसे वो अपनी और भी अच्छे से जो है एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप कर सकें, कैसे अच्छे से जो है अपनी काम कर सके अपना. क्लियर? उनको गाइडलाइन, सजेशन, एडवाइस दी जाती है. सेकंड है कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक जो सरकारी बैंक उसको छोड़कर जो भी बैंक यहाँ पर है उसको कमर्शियल बैंक कहते हैं. जो सिंपली क्या काम करती है, हमारे जो जनरल पब्लिक होती है ना, उसका जो डिपॉजिट है, उसकी जो सेविंग है, उसको डिपॉजिट कर लेती है, अपने बैंक में ऐड कर लेती है, और जो जिसे नीडी पीपल है, जो इसमें लोन चाहिए, उसको लोन प्रोवाइड करती है. ओके, तो ये भी एक हिसाब से जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज होता है जिससे वो लोन ले सकते हैं फार्मर. थर्ड हमारे पास है रीजनल रूरल बैंक.
रीजनल रूरल बैंक जो है ना, ये रूरल एरिया के होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, ठीक है। नाम से पता चल रहा है कि जो रीजनेबल रूरल बैंक, इट मीन्स कि रूरल एरिया पर बने हुए होते हैं, सिंपली किस पर्पज के लिए, रूरल एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए। क्लियर, लोकल लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये होते हैं। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट जो है नाबार्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1982 में ये बना था। नाबार्ड की फुल फॉर्म हमारे पास है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ऑब्वियसली इस नाम से पता चल रहा है एग्रीकल्चर एंड रूरल को डेवलपमेंट करने के लिए, उसकी ग्रोथ करने के लिए ये बनी हुई है। तो ये जो है ना, ये एपेक्स बैंक है, ये मीन्स जो फार्मर को लोन प्रोवाइड करती है उनमें से सबसे बड़ा बैंक ये वाला है, नाबार्ड बैंक। ओके, उसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हमारे पास आ जाते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में क्या होता है, कुछ पर्सन आपस में ही मिलकर पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, हाँ, हर मंथली सेविंग करते हैं, और जब एक मंथ जिसको चाहिए उसको प्रोवाइड कर देते हैं, अगले मंथ वे इकट्ठा कर जिसको चाहिए उसको प्रोवाइड कर देते हैं। ऐसे जैसे हम चिट फंड्स करते हैं, उसी के तरह ये ग्रुप बने हुए होते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास 2 टर्म्स आती हैं इस टॉपिक्स में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, सिंपली लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट हैम्परिंग फ्यूचर जनरेशन। तो सिंपली क्या कह रहे हैं कि डेवलपमेंट करो। आपको पता है हमारे पास रिसोर्सेज जो होते हैं हमारे बहुत ही जो कीमती होते हैं। ओके, हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं जो हम यूज़ करते हैं उसका ऑप्टिमम यूटिलाइज करना चाहिए हमें, उसको इस तरह से यूज़ करना चाहिए रिसोर्सेज को, जो भी रिसोर्सेज हो हमारे पास, ह्यूमन रिसोर्सेज हो, फिजिकल रिसोर्सेस हो, कुछ भी जो भी रिसोर्सेस हैं उसको ऐसे यूज़ करना चाहिए सो दैट कि हम उसको यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन लें और उसको ख़त्म ना कर पाएँ। उस जो हमारे रिसोर्स है उसको ऐसे यूज़ करना कि हमारे लिए फ्यूचर में वो बच जाए। ओके, उसके थोड़े से उसको ऑप्टिमम यूटिलाइज करना। तो ये इसमें कहा गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सिंपली। तो क्या हमें करना है, प्रेजेंट जनरेशन को डेवलप करना है विदाउट हार्मिंग द फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी सोचना है, पूरे रिसोर्स खुद नहीं यूज़ करने। क्लियर। उसके बाद हमारे पास सेकंड टर्म है इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग सिंपली क्या होता है, जब हम फार्मिंग करते हैं, जैसे ट्रेडिशनल में क्या हुआ था करता था उस टाइम, केमिकल जो फर्टिलाइज़र सीड्स वगैरह जो नहीं होते थे। ओके, सिंपली नेचुरली जो ग्रो होती थी, जो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर था, नेचुरली उसमें जो जो अच्छी अच्छी सब्जियां वेजिटेबल्स होते हैं, जो वो नेचुरली फूड जो है उसकी प्रोडक्टिविटी होती थी। बट अब क्या हो गया, अब जो है केमिकल्स प्रोडक्ट इतने आ गए हैं जिसके कारण बहुत अच्छे से लगता है कि ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, बट एक्चुअली में उसमें हार्मफुल इफेक्ट बहुत होते हैं जो हमारी बॉडी को हार्म करते हैं। तो सिंपली ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या कहा गया है, प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग फूड, नेचुरली फूड प्रोवाइड करना है। क्लियर, विदाउट द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ नहीं करना है, यहाँ पर ऑर्गेनिक वे में फार्मिंग करना है। क्लियर। तो ये था ऑल ओवर अबाउट द रूरल डेवलपमेंट एंड जो 2 मेन टॉपिक थे उसमें मैंने क्लियर करवा दिया। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।